चाइना ने यूएस के सैंक्शंस को ब्लॉक करने के लिए कानूनी कदम उठाए हैं, जिससे ट्रेड टेंशंस और बढ़ गए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने 5 डोमेस्टिक ऑयल रिफाइनरीज पर लगाए गए यूएस सैंक्शंस को रोकने के लिए एक ऑफिशियल इंजंक्शन जारी किया है। इनमें हैंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी भी शामिल है, जिससे वॉशिंगटन ने ईरानियन ऑयल खरीदने का आरोप लगाया है। चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस के खिलाफ 2021 के ब्लॉकिंग रूल्स को एक्टिवेट कर दिए हैं। बीजिंग के इस कदम को डिफेंड करते हुए इसे डिफेंसिव और जस्टिफाइड रिस्पांस बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन का जवाब है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा है कि यूएस सिर्फ स्पेसिफिक कंपनीज को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि सोवरेन देशों के बीच होने वाले ट्रेड पर भी अपना जुरिसडिक्शन थोपने की कोशिश कर रहा है। जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी से जोड़ते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यूएस ने हिस्टोरिकली डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस का यूज करके अपनी पॉलिसी का इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। इन सैंक्शंस की वजह से रिफाइनरीज को कुछ मुश्किलें आई, जैसे क्रूड ऑयल रिसीव करने में और रिफाइंड प्रोडक्ट्स को अलग अलग नाम से बेचना। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के ये जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करता है। ट्रेड टेंशंस के एस्केलेशन के बीच चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इस स्टांस को फॉर्मलाइज करते हुए एक ब्लॉकिंग मेजर जारी किया है, जिसमें डोमेस्टिक एंटिटीज को यूएस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने से मना किया गया। ये पहली बार है जब बीजिंग ने अपना ब्लॉकिंग स्टैट्यूट ऑफिशियली यूज किया है। ये एक लीगल मैकेनिज्म है जो फॉरेन लॉज के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। इससे ये सिग्नल मिलता है कि चाइना अब सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट से आगे बढ़कर लीगल काउंटर मेजर्स ले रहा है। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हिसाब से यूएस ने इन कंपनीज को स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट में डाल दिया है, जिससे उनकी एसेट्स फ्रीज हो जाती है और उनके साथ ट्रांजैक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के स्पोक्सपर्सन ने यूएस के एक्शंस की आलोचना करते हुए कहा है कि ये नॉर्मल इकोनॉमिक और ट्रेड एक्सचेंजेस को रिस्ट्रिक्ट करता है और इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स का उल्लंघन करता है। चाइना का ये रिस्पांस यूएस की रिसेंट स्क्रूटनी के बाद आया है। पिछले महीने यूएस ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वार्निंग दी थी कि चाइनीज टीपोर्ट रिफाइनरीज के साथ डीलिंग करने में सैंक्शंस का रिस्क है। ओएफएसी के अलर्ट के मुताबिक ये रिफाइनरीज 2026 में भी ईरानियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट और प्रोसेस करने में एक्टिव रही है। यूएस ट्रेजरी के हिसाब से ये रिफाइनरीज ईरान की ऑयल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल खरीद चुकी है। चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये ब्लॉकिंग ऑर्डर फॉरेन लॉज के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के खिलाफ बनाए गए रूल्स के तहत जारी किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव नेशनल सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही चाइनीज एंटिटीज का लेजिटिमेट राइट्स को सेफगार्ड करना है। बीजिंग ने वॉशिंगटन के सैंक्शंस कैंपेन का सीधा जवाब दिया है और इस बार चाइना सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि अपनी कंपनीज को क्लियरली ऑर्डर दे रहा है कि वो इन सैंक्शंस को फॉलो ना करे। अब चाइनीज मिनिस्ट्री का ये ऑर्डर एक लीगल फायरवॉल क्रिएट करता है। इसका मतलब चाइना के अंदर कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या फॉरेन बैंक ब्रांच भी इन कंपनीज के एसेट्स फ्रीज नहीं कर सकता या उनके साथ बिजनेस करने से मना नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं। इस कदम के साथ चाइना एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, खासकर ईरानियन क्रूड पर डिपेंडेंस बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। अगर इन कंपनीज को डॉलर सिस्टम से कट ऑफ किया जाता है तो बीजिंग एक्सपेक्टेड है कि वो अल्टरनेटिव सिस्टम यूज करे, जैसे क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम और डिजिटल युआन। ये स्टेप ग्लोबल ऑयल ट्रेड में डी-डॉलराइजेशन को और तेज कर सकता है। चाइना ने वार्निंग भी दी है कि जो भी पार्टी यूएस सैंक्शंस को फॉलो करेगी और चाइनीज इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगी, उसके खिलाफ काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे। इससे मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल बैंक्स एक डुअल कंप्लायंस ट्रैप में फंसा सकते हैं, या तो यूएस फॉलो करे या चाइना। ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट से पहले। अगर तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में रहा, ये इशू समिट का मेन एजेंडा बन सकता है। चाइना के यूएन रिप्रेजेंटेटिव फू कॉन्ग ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्दी रीओपन करना जरूरी है, ईरान को अपनी रिस्ट्रिक्शंस हटानी चाहिए और यूएस को अपनी नेवल ब्लॉकेड खत्म करनी चाहिए। उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि सीज फायर टेम्परेरी हो सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को नए कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाइना ने यह भी क्लियर किया है कि उसका ईरान के साथ कोई मिलिट्री कॉपरेशन नहीं है। चाइना का स्टांस ये भी है कि यूएस चाइना रिलेशनशिप सिर्फ इस क्राइसिस तक लिमिटेड नहीं है और दोनों देशों को पीसफुल को एग्जिस्टेंस और कोऑपरेशन पर फोकस करना चाहिए। साथ ही चाइना ने यह भी कहा है कि दुनिया इतनी बड़ी है कि दोनों सुपर पावर्स को एकोमोडेट कर सके। ये जीरो सम गेम नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड में चाइना ने मिडिल ईस्ट टेंशंस में एक मीडिएटर का रोल भी प्ले किया है, पाकिस्तान के थ्रू सीज फायर फैसिलिटेट करके। अगर यूएस ब्लॉकेट कंटिन्यू करता है तो अपकमिंग समिट ट्रेड टेक से हटकर सीधा मिडिल ईस्ट एनर्जी सिक्योरिटी पर हाई स्टेक्स नेगोशिएशन बन सकता है। क्या इंडिया भी चाइना के जैसे मेजर्स लेगा? इंडिया चाहबर पोर्ट से जुड़ी सैंक्शंस वेवर के एक्सपायर होने के बाद अमेरिका और ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, जिससे इस इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर नई अनसर्टेनिटी खड़ी हो गई है। इंडिया ने कहा है कि 26 अप्रैल को वेवर खत्म होने के बाद सिचुएशन को लेकर डिस्कशन जारी है।
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने इंटर मिनिस्टेरियल ब्रीफिंग के दौरान बताया कि ये मुद्दा अभी भी एक्टिव कंसल्टेशंस में है और वेस्ट एशिया में चल रहा टेंशंस ने इसे और कॉम्प्लेक्स बना दिया है। उन्होंने कहा, चाबहार को लेकर आपका सवाल है, ये मुद्दा ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के साथ डिस्कशंस में है। करंट कॉन्फ्लिक्ट भी एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है। चाबहार पोर्ट को इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एसेट माना जाता है। ये अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, जिससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन सपोर्ट करना, रीजनल ट्रेड बढ़ाना और लैंडलॉक्ड मार्केट्स तक इंडिया की पहुंच मजबूत करना था। ये नई अनसर्टेनिटी तब आई जब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ने पिछले साल 2018 में दिए गए सैंक्शंस एग्जेम्पशन को रिवोक कर दिया, जो ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफेरेशन एक्ट के अंडर दिया गया था। इंडिया को यूएस के यूनिलैटरल सैंक्शंस पर एक रेड लाइन खींचनी चाहिए। क्या किसी और देश ने भी ऐसे लॉज बनाए हैं? 1996 में ही यूरोपियन यूनियन ने एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन अडॉप्ट किया था, जिसे ब्लॉकिंग स्टैट्यूट कहा जाता है, जो तीसरे देश के कानून के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल प्रभाव से बचाव के लिए बनाया गया था। ये रेगुलेशन खास तौर पर हेल्म्स बर्टन एक्ट और दिमाटो एक्ट के खिलाफ था, जिन्होंने क्यूबा, ईरान और लीबिया जैसे देशों के साथ ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। यूरोपियन यूनियन का मानना था कि ऐसे यूएस लॉज को दूसरे देशों पर बाहर से लागू होना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इसलिए ब्लॉकिंग स्टैट्यूट का मेन ऑब्जेक्टिव था यूरोपियन कंपनीज को इन यूएस सैंक्शंस को फॉलो करने से रोकना और उन्हें प्रोटेक्शन देना जब वो लीगली ट्रेड कर रहे हो। इस कानून के तहत यूरोपियन यूनियन के अंदर यूएस की इन लॉज पर बेस्ड कोर्ट डिसीजन को माना नहीं जाता। यूरोपियन कंपनीज को मना किया गया था कि वो इन फॉरेन सैंक्शंस को कंप्लाई करे और अगर नुकसान होता है तो वो डैमेजेस क्लेम भी कर सकती है। क्या यूनाइटेड नेशंस अलाउ करता है ऐसे सैंक्शंस? यूएस के सैंक्शंस को यूनाइटेड नेशंस की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ और बेसिक नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का उल्लंघन करते हैं। चाइना को इससे क्या फायदा हो सकता है? चाइना के लिए यूएस सैंक्शंस एक प्रॉब्लम कम और एक अपॉर्चुनिटी ज्यादा होते हैं। जब अमेरिकन ईरान पर सैंक्शंस लगाता है और वेस्टर्न कंपनीज वहां से निकल जाती है, तब चाइना लॉ कंपटीशन में एंट्री लेकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। चाइना लगातार यूनिलैटरल सैंक्शंस को अपोज कर रहा है और कहता है कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब बाकी देश ईरान से दूर होते हैं, चाइना डिप्लोमेटिकली उसके और पास चला जाता है, स्पेशली ऑयल डील्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके। अगर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इसका डायरेक्ट फायदा चाइना को मिल सकता है। चाइना पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है और अगर ईरान साइड पर भी इन्फ्लुएंस मिल गया तो अरेबियन सी रीजन में उसका स्ट्रैटेजिक कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी सिचुएशन में इंडिया को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जहां अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया का स्ट्रैटेजिक वेपन चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में क्या हो सकता है? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? एक मल्टी लेयर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड पर डेवलप किया जा रहा है। यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। इसके तहत लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को डेवलप करने का प्रपोजल है। प्रोजेक्ट के पहले फेज में 18,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। पोर्ट के 2028 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। इसकी कैपेसिटी 40 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स कार्गो हैंडल करने की होगी, जिसे 25 सालों में बढ़ाकर 1.6 करोड़ TEUs तक ले जाने का प्लान है। सरकार इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या हासिल करना चाहती है? सरकार के दो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के जरिए रेवेन्यू बढ़ाना। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर बड़े शिप से कंटेनर उतारकर छोटे शिप्स में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे ट्रैवल डिस्टेंस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों कम हो जाते हैं। सरकार का कहना है कि 44,000 करोड़ का डीप वाटर पोर्ट इंडिया की फॉरेन पोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करेगा और इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैफिक अट्रैक्ट करेगा। बड़े शिप से आने वाले कंटेनर्स को बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी और अरेबियन सी के लिए छोटे शिप्स में भेजा जाएगा। फिलहाल लगभग 30 लाख TEUs इंडियन कार्गो कोलंबो और सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पर हैंडल होता है। हर साल लगभग 200 बड़े शिप्स इस कार्गो को ले जाते हैं, जिसका खर्चा करीब 1800 करोड़ होता है। इंडिया का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विधि हंजाम में है, जिसका कैपेसिटी सिर्फ 10 लाख TEUs है। निकोबार में एक हाई कैपेसिटी पोर्ट ईस्ट और वेस्ट के बीच शिपिंग रूट्स को आसान बना सकता है। ये पोर्ट मलक्का स्टेट से सिर्फ 40 नॉटिकल माइल से दूर है, जिससे कोलंबो और सिंगापुर रूट्स के शिप भी यहाँ आ सके। शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि ये पोर्ट इंडिया को एक लीडिंग मैरीटाइम नेशन बना सकता है और बड़े शिप्स को एंकर करने की सुविधा देगा, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन इसकी वायबिलिटी पर सवाल भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 18,000 करोड़ के इनिशियल फेज का कॉस्ट जल्दी रिकवर करना मुश्किल होगा। कोलंबो की तरह यहाँ आसपास इंडस्ट्रीज या अर्बन सेंटर्स नहीं है, इसलिए पोर्ट को चलाने में चैलेंजेस आ सकते हैं। कैसे इंडिया चाइना की मैरीटाइम पावर को काउंटर कर रहा है? इंडियन ओशन में चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। वो ग्वादर और हम्बनटोटा में पोर्ट्स बना रहा है। इससे इंडिया को सराउंड करने और मैरीटाइम डोमिनेंस के थ्रू प्रेशर बनाने की स्ट्रेटजी माना जाता है। चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है और रिसर्च के नाम पर शिप्स डिप्लॉय कर रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर है।
जहां से इंडियन ओशन और मलाक्का स्टेट पर नजर रखी जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रेट निकोबार में नेवल बेस, एयर स्टेशन और कमांड सेंटर बनाने की प्लानिंग है। साथ ही एक सिविल मिलिट्री एयरपोर्ट भी बनेगा जिससे फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्दी डिप्लॉय किया जा सके और इसे एक मेजर ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में डेवलप किया जा सके।